हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड फिजिक्स की जो यूनिट नंबर 5 है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 4 यूनिट पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की, जिसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लें। आज हम 5th यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला हमारा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। यही हमारा यूनिट का नाम भी है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। देखिए सबसे पहले इसमें है हमारा क्या, इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी ऑफ ए मैटर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अलाउ इट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म होता है जिससे वह बाहरी बल हटाने के बाद अपनी मूल प्रकृति और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। इलास्टिसिटी क्या कहलाती है कि जैसे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया, यदि हमने उसको खींचा, खींचने पे वो अपना क्या करे, खींचने पे वो क्या करे कि अपना शेप चेंज कर दे। जैसे ये है, अगर हम इसको खींचे तो ये इस तरीके का हो जाए, ठीक है, खींचने पे। और फिर जब हम इसमें से इस फोर्स को रिमूव कर दें, जब ये फोर्स हमारा हट जाए तो फिर वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, ये हमारी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसे हमने देखा होगा रबर बैंड हमारे पास होता है, यदि हम रबर बैंड को खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। यही है उसकी प्रॉपर्टी, क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। इसलिए उसका एक नाम क्या होता है, इलास्टिक भी होता है, इलास्टिक बैंड होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा मटेरियल होता है ये भी याद रखना है। सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल यदि आपके में आएगा तो याद रखना है क्या होता है, स्टील। जो स्टील मेटल होता है वह सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कि स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस क्या होता है कि यदि हम कोई, हमारे पास एक बॉडी है और यदि हम उस पर कोई फोर्स लगाएं, ठीक है, यदि कोई बॉडी उस पर हम फोर्स लगाएं तो जो उसके अंदर का मटेरियल है, जो हमारा क्या रहेगा, जो इसके अंदर का मटेरियल है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो जिसके जो अंदर के अणु होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, इसके अपोजिट फोर्स लगाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अपोजिट फोर्स। अब ये अपोजिट फोर्स है और पर यूनिट एरिया, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, एक किस्म क्या होता है, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, और वो भी कहते हैं पर यूनिट एरिया पे कितना लगा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा भी हुआ है कि स्ट्रेस इज द इंटरनल रजिस्टिंग या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड इन ए सॉलिड व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तभी स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, किसी ठोस वस्तु पर लगने वाले बाहरी बल के कारण उत्पन्न आंतरिक प्रतिबल होता है जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पर यूनिट एरिया पे वर्क करता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला देखें तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है इसकी। इसी को हम यदि हम लिखें तो मेगा पास्कल भी होती है इसकी एक यूनिट। ठीक है, तो पास्कल या मेगा पास्कल, वैसे स्ट्रेस अधिकतर मेगा पास्कल लिखा होता है, लेकिन छोटी यूनिट क्या होती है, पास्कल। ठीक है, पास्कल को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है कि स्ट्रेन क्या होता है। तो देखो जब ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसमें फोर्स लगाया, फोर्स लगाने में क्या होगा, फोर्स लगाने में यदि हम उसको खींच रहे हैं तो क्या होगा इसका, देखो जब हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा, इसमें इसकी शेप में क्या होगा, चेंज होगा। जब हम इसको खींचेंगे तो ये क्या होगी, इस तरफ खिंच जाएगी। खींचने पे क्या होता है कि जो ये लेंथ बढ़ गई है, जब खींचेंगे किसी चीज़ तो लेंथ बढ़ेगी, और किसी कंप्रेस करेंगे तो लेंथ क्या होगी, घटेगी। तो स्ट्रेन क्या होता है, मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल। यही जो डिफॉर्मेशन हुआ है इसी का मेजरमेंट हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो उसके कारण जो हमारा मटेरियल है उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है उसी का मेजरमेंट क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन को। जैसे यदि हमने इसको इधर से खींचा तो इसकी लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई में जो चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल
स्ट्रेन कहते हैं। ऐसे यदि वॉल्यूम में जो चेंज होता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। सिंपल सी बात है कि स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल अंडर द अप्लाइड फोर्स, क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेन कहलाता है। देखिए कि विकृति किसी पदार्थ में लगाए गए बाहरी बल के कारण उसमें उत्पन्न आकार, आयतन या लंबाई में परिवर्तन की क्या होती है, सिंपल माप होती है। स्ट्रेन हमेशा याद रखना है कि ऐसी क्वांटिटी होती है कि यूनिटलेस क्वांटिटी होती है स्ट्रेन, या उसी को हम विकृति कहते हैं। उसके बाद देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहलाता है कि हमने जो स्ट्रेस, देखो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, यदि हमने उसमें फोर्स लगाया, फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, फोर्स लगाएंगे तो जो इसके अंदर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इधर से रजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। जब रजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही हमारे क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जब इसमें जब फोर्स लगेगा और अंदर जब इसमें फोर्स लगेगा तो अंदर के जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो अपोजिटिंग फोर्स लगाएंगे। साथ में इसमें डिफॉर्मेशन भी होगा, तो डिफॉर्मेशन मतलब क्या, स्ट्रेन हो रहा है। तो इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशो को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहलाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमारा क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। इसी को हम क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हुक्स लॉ क्या कहलाता है। तो हुक्स लॉ क्या कहलाता है कि यदि हमने, देखो क्या रहता है, इसके पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या कहलाता है कि हमने कितना यहाँ पे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने उसमें फोर्स लगाया, फोर्स के कारण इसमें रेजिस्टेंस डेवलप होगा। रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रेस। तो एक तरफ हम ले लेते हैं स्ट्रेस और एक तरफ ले लेते हैं इसमें जो इसकी लंबाई में चेंज हुआ या इसकी चौड़ाई में चेंज हुआ या फिर वॉल्यूम में चेंज हुआ। तो एक तरफ हम क्या ले लेंगे, इसमें स्ट्रेन ले लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। सिंपल सा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के ऊपर ही है कि स्ट्रेस एक तरफ लिया हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो कर्व होता है कि जैसे हमने पहले फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी लंबाई क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। तो एक लिमिट होती है इलास्टिसिटी लिमिट, कि हम जितना फोर्स लगाते जाएंगे उतनी ही प्रिपोर्शन में क्या होगा, हमारी उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर हमने 5 किलो न्यूटन का उसमें फोर्स लगाया तो 1 mm की लंबाई बढ़ गई। फिर 10 का लगाया तो 2 mm की। जैसे अगर प्रिपोर्शन में बढ़ती जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये कहाँ से रहती है, ओ से लेके ए तक होती है। ए से बी के बाद भी यदि हम फोर्स लगाएंगे, यदि ए के बीच में भी यदि हम फोर्स, जैसे हमने अब लगाया 20 किलो न्यूटन का फोर्स, तो अब 4 mm नहीं बढ़ेगी। जैसे सपोज कर लो कि 3.8 mm बढ़ी। मतलब अब कोई प्रपोर्शन या अनुपात फिक्स नहीं होगा, वो हमारी क्या कहलाती है, बी। लेकिन अभी बी पॉइंट तक भी यदि हम अगर फोर्स हटा दें तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। तो ए से बी तक हमारी क्या कहलाती है, इलास्टिक लिमिट कहलाती है। फिर 2 अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट होते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या होता है, ये जो हमारा होता है डी पॉइंट है ना। और फिर इसके बाद हमारा ई पॉइंट। देखो डी पॉइंट हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। इसको हम कहते हैं सिग्मा यू से, जो मैक्सिमम जितना। अब देखो जो हमारा इधर बी के बाद जो ये वाला पोर्शन रहता है, देखो बी के बाद जो हमारी कर्व में ये वाला पोर्शन रहता है, इस इधर पे क्या होता है, मटेरियल प्लास्टिक होना स्टार्ट हो जाता है। यदि हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर फोर्स, ये स्ट्रेस है यहाँ पे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फिर अब ऑब्जेक्ट हमारा ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा। उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इधर से हमारी प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है, फिर हम उसके बाद और फोर्स लगाते जाएंगे। तो इससे ज़्यादा जब हम फोर्स लगाएंगे तो फिर मटेरियल क्या टूटना स्टार्ट हो जाता है और ये पॉइंट पे टूट जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं। ये माइल्ड स्टील के लिए है, जो कि डक्टाइल मटेरियल होता है। तो इसको आपको पढ़ लेना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। वैसे आपके में सिंपल सा ही है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए हुक्स लॉ हमारा क्या कहलाता है। हुक्स लॉ क्या कहलाता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट हमारी कहाँ तक है, देखो यहाँ तक विद इन इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेस है और स्ट्रेन है वो क्या रहता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है।
ये हमारा क्या कहलाता है, हुक्स लॉ कहलाता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ यही कहता है। लिखने के लिए आएगा कि हुक्स लॉ लिखिए तो लिखना है कि दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन दैट इज स्ट्रेन इन अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना अपन फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन डेवलप होगा, जब तक कि मटेरियल क्या है, अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अब इलास्टिक लिमिट के बाहर चला गया तो प्लास्टिक हो गया, फिर तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा नहीं, है ना। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। फोर्स लगाएंगे मतलब सिग्मा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इट स्टेट्स बाय द हुक्स लॉ। ठीक है, किसी पदार्थ में होने वाली विकृति उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है जब तक कि वह अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर होती है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, हुक्स लॉ कहलाता है ना। इसके बाद देखिए अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वो तो अगर बनाने के लिए आएगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना देना है मान स्टील के लिए, और ये सारे पॉइंट लिख देने हैं, साथ में जितना समझा उतना लिख देना है ना। उसके बाद देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यदि मान स्टील के लिए, यदि ब्रिटल मटेरियल के लिए आएगा तो ब्रिटल मटेरियल तुरंत ही टूट जाते हैं। जैसे कांच वगैरह क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल, इसमें क्या होता है, जैसे ही हम थोड़ा फोर्स लगाएंगे ज़्यादा तो फिर एकदम से क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाती हैं तुरंत। उसमें कोई यील्डिंग और अपर यील्डिंग पॉइंट नहीं आता है, कोई इलास्टिसिटी और इसके बाद प्लास्टिक नहीं होता मटेरियल, सीधे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है जल्दी से। ये किसके लिए होता है, हमारा कास्ट आयरन के लिए, जो कि एक ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, तो ये स्ट्रेन कर्व है दोनों के लिए। उसके बाद स्ट्रेन कर्व हमें पढ़ना क्या है, इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व क्या होता है आपके कोर्स में, यही है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रेन कर्व क्या है, कि ये हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने में मदद करता है। जैसे डक्टिलिटी हो गई, ब्रिटलनेस हो गई, है ना, स्ट्रेन हो गया, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसको ज्ञात करने के लिए क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेन कर्व डिफरेंट मटेरियल्स की। उसके बाद मटेरियल किस प्रोसेस के लिए कौन सा सिलेक्ट करना है उसको भी हम देखते हैं। उसका जो स्ट्रेन कर्व होता है हर मटेरियल को, उसको हम देखते हैं कि जो हमारा लोड है उसके अंदर है कि नहीं है, तो मटेरियल सिलेक्शन में यूज होता है। उसके बाद मटेरियल के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रेन कर्व का। ठीक है, तो ये इसके क्या है, सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बाकी अब इसके आगे आने वाला जो पार्ट है वो आपको जल्दी से अपलोड किया जाएगा। बाकी आप बाकी क्लास देखते रहें। 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 5th यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है 5th और 6th यूनिट। 6 की 6 यूनिट पढ़ के जाना है। सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो सारे जितने वीडियो डले हैं सारे वीडियो देख के जाए, अभी समय है। इम्पोर्टेंट टॉपिक बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डाले जाएंगे। बाकी जितने वीडियो है अगर आप सारे देख के जाएंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।